गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बैंकिंग ऑफ रोड को लेकर के। तो देखिए, रोड के केस में तो हम लोग, कार के केस में तो हम रोड को बैंक कर देते हैं, या जो रोड का आउटर एज है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, साइकिल के केस में हम साइकिल को ही लीन कर लेंगे, साइकिल को ही झुका देंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, क्या है, बड़ा मजेदार सा केस है, समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम साइकिल को लेकर के किसी टर्न पे जाते हैं, अगेन समझ लीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक प्लेन रोड है, यहां तक तो मैं अपनी साइकिल को लेकर के सीधा चल रहा था, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जाकर के जैसे ही रोड में घुमाव आया, मोड़ आया, जैसे ही मैं इस घुमाव पे जाता हूं तो घुमाव की स्थिति मैंने यहां पे दिखा रखी है। तो वर्टिकल के साथ में एक एंगल थीटा बनाते हुए अपने आप को किसी भी घुमाव पे अंदर की साइड क्या कर लेता हूं, मैं लेन कर लेता हूं, मोड़ लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां फिर मजेदार सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। जो हमारी साइकिल और बॉडी का वेट है वो तो नीचे की तरफ काम करेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, नो डाउट जो भी सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आर ये काम करेगा। आर को मैंने रिजॉल्व कर लिया तो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा दो कंपोनेंट्स मेरे को मिल गए। अब आर कॉस थीटा को मैं बैलेंस कर सकता हूं mg के साथ, लेकिन जो आर साइन थीटा है नो डाउट ये मेरा बैलेंस होगा किसके थ्रू, mv स्क्वायर ओवर आर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। तो डियर स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन मेरे पास मिलती हैं, एक मिलती है आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वेट mg, और दूसरी मिलती है आर साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। मैं डियर स्टूडेंट्स इस नीचे वाली इक्वेशन को नंबर 1 दे देता हूं, ऊपर वाली को 2 दे देता हूं। रीजन आप समझ गए होंगे कि अगर साइन ऊपर आएगा तो tan के टर्म्स में मेरे को आंसर मिल जाएगा। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो नो डाउट मेरे को tan के टर्म्स में एक रिलेशनशिप मिल जाएगी। तो इजीली मैं ये बता सकता हूं यहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर टर्न पे आने पे अपने आप को कितना लेन मेरे को करना है, कितना झुकाना है। दैट इज r sin थीटा ओवर r cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r ओवर mg। ये वैल्यू लेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू मेरे को v स्क्वायर ओवर rg मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या था हमारा साइक्लिस्ट का बेंडिंग का कॉन्सेप्ट था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बहुत मजेदार सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हमें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए, कर्वेचर को लेकर के है, आगे भी बहुत सारी जगह पे जरूरत मुझे इसकी पढ़ने वाली है। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एक स्ट्रेट रोड है, तो इस स्ट्रेट रोड की जो कर्वेचर है, कर्वेचर है 0, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता आ रहा हूं, वो है बच्चों यहां पे इंफिनिटी। यानी अगर कोई प्लेन रोड है, स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड का जो कर्वेचर है वो 0 होगा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। अब इसके बाद मैं दूसरा रोड ये ले लेता हूं, थोड़ा घुमाव वाला है। अब इस घुमाव वाले रोड का जो r है वो मेरा इंफिनिटी नहीं है, और जो इसकी कर्वेचर है वो मेरी अब 0 भी नहीं है, कर्वेचर भी इसकी अब क्या है, 0 नहीं है। तो मैं यहां से ये देख सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और कर्वेचर है, इनके बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। यानी अगर कर्वेचर ज्यादा है, मान लीजिए मैंने एक कोई छोटा टर्न लिया, तो इसकी कर्वेचर ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कम होगी। और इसके विपरीत अगर मेरा कोई लंबा टर्न है, घुमाव जो है मेरा कंपैरेटिवली कम है, या कर्वेचर मेरी कम है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, क्वेश्चंस में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं एक न्यूमेरिकल की बात करता हूं, देखिए समझ में आएगा आप लोगों को। ए ट्रेन हैज टू नेगोशिएट ए कर्व ऑफ 400 मीटर, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 400 मीटर यहां पे दे रखी है। बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड,
विद रेस्पेक्ट टू इनर रेल, रेल का मतलब होता है पटरी, फॉर ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैं मीटर पर सेकंड में ले आऊंगा डियर स्टूडेंट्स। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई सर्कुलर ट्रैक है, तो मैं अंदर वाले ट्रैक के कंपैरेटिवली बाहर वाले ट्रैक को कितना ऊपर उठा दूं, बैंक कर दूं, जिससे कि मैं इजीली इसको चला सकूं। तो सपोज h हाइट पे मैंने इसको क्या कर दिया, रेज कर दिया, उठा दिया, और दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस भी यहां दे रखी है आगे, ये रही द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर, तो ये 1 मीटर मेरे को यहां पे मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये वाला एंगल जो है वो मुझे निकालना है, और जब ये एंगल मेरे को मिल जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू मेरे पास होता है क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या साइन थीटा की मैं बात करता हूं तो साइन थीटा होता है मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। हाइपो है मेरे पास ये 1 मीटर की चौड़ाई है, तो मैं इसको 1 मीटर कह सकता हूं। अगेन देखो यहाँ पहले ही मैंने यहाँ पे चौड़ाई और ये स्लैंट चौड़ाई दोनों बराबर ऑलमोस्ट ले ली थी, बिकॉज ऑफ निश्चित रूप से जब ये एंगल छोटा होता है तो मेरे पास बेस और हाइपो जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने पहले ऐसा कर लिया था। तो आप यहाँ tan थीटा लिखो या sin थीटा लिखो, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट कैसी होगी, सेम होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है उसके बेसिस पे सेफ लिमिट वाला फॉर्मूला हम डाल के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कहीं कोई कॉन्सेप्ट दे नहीं रखा है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता तब तो मैं बड़े वाला फॉर्मूला लगाना होता, लेकिन वो हमें दे नहीं रखा, तो ऑब्वियसली छोटे वाला जो फॉर्मूला है हमारा उसी से काम चल जाएगा। क्या v इज इक्वल्स टू और लेस देन स्क्वायर रूट rg tan थीटा, मैं समझता हूं इससे हम लोगों का काम हो जाएगा। तो सब कुछ इसमें दे रखा है आप लोगों को, r भी दे रखा है, g भी है आपके पास, v वेलोसिटी भी दे रखी है। अब tan थीटा की बात हो तो tan थीटा में हम लोगों को क्या h निकालना है और 1 हम लोगों को दे रखा है। तो आई होप सो ये कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे बड़ी आसानी से, कहीं कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था लेकिन मुश्किल है नहीं। देखिए यही काम हमने किया है, सबसे पहले वेलोसिटी को कंपेयर किया है हम लोगों ने यहाँ पे SI यूनिट सिस्टम में, फिर हमने r लिखा है, फिर हमने जो विड्थ है उसको l लेकर के 1 मीटर लिखा है, h हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया, यहाँ लेट कर लिया, तो देखिए h ये हो गया और 1 ये हो गया। मैंने अपने डायग्राम में इस बेस को भी 1 कह दिया था, बिल्कुल ठीक है, आगे वो कहेगा इस बात को, ये रहा फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इसका मतलब जो हाइपो है और वो बेस है वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, सेम होती है अगर ये छोटा एंगल है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से वही फॉर्मूला हमने डाला और सीधे सीधे h की वैल्यू निकल के आ गई, ये यहाँ से आप निकाल के दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो लूपिंग इन द लूप की बात कर रहा हूँ। तो इस यूनिट में लूपिंग इन द लूप है नहीं, उसका डायग्राम जरूर हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो लूपिंग इन द लूप के केस में भी जरा हम इस डायग्राम को बच्चों समझ लेंगे, बड़ा मजेदार सा डायग्राम है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वर्क पावर एनर्जी में शायद ये इस बार इंक्लूड हुआ है, तो वर्क पावर एनर्जी जब हम लोग कर रहे होंगे तब इसको फिर दोबारा से एक बार देख लेंगे, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से ले लेंगे। मान लीजिए लूपिंग इन द लूप है, वर्टिकल लूप है, इस तरीके से मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं तो आप देखते होंगे कि ऊपर जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी नीचे गिरने वाली है क्या, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हम लोग जैसे दूध लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटा डब्बा होता है, मान लीजिए उसमें ढक्कन भी नहीं है, तो हम लोग उसको अगर ऐसे घुमाते हुए भी लेके आते हैं तो दूध हमारा नीचे गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है कि जब भी हमारा सर्कुलर ट्रैक में कोई बॉडी घूमेगी तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूध के वेट से ज्यादा है तो दूध नीचे कभी गिर ही नहीं सकता। आपने मौत का कुआं देखा होगा, उसमें कई बार साइंटिस्ट बच्चे हमारे सोचते हैं कि ये बाइक जो है ना वर्टिकल ऊपर ले जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, फिर पेट्रोल कैसे जाएगी इंजन में। तो बच्चों पेट्रोल इंजन में जो जाती है वो नो डाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जाती है, पेट्रोल टंकी को छोड़ के नीचे कभी गिरती ही नहीं है। अगर उसकी स्पीड कम हो गई बंदे की, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, तो ऑब्वियसली पेट्रोल भी नीचे गिरेगा और बाइक वाला पर्सन भी नीचे गिरेगा और दांत भी उसके टूट जाएंगे, तो वो अपनी स्पीड को कम होने ही नहीं देता। तो यही कॉन्सेप्ट वो लगाता है। तो ये लूपिंग इन द लूप है, वर्टिकल सर्कल का केस है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर एक सर्टेन कंडीशन में कंसीडर कर दे रहा हूँ, ये मेरे पास कोई बॉडी है, तो बॉडी का वेट mg नीचे काम करेगा
और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में सपोज यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ ये एंगल भी थीटा होगा। इसके दो रिजोल्यूशन ले लिए मैंने, mg sin थीटा इधर और mg cos थीटा इधर। नो डाउट ये टेंजेंटियल है, तो mg sin थीटा तो वेलोसिटी को यहाँ पे क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा एक तरीके से, या कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे तो बैलेंस करेगा। और mg cos थीटा रस्सी में टेंशन को क्या करेगा, देगा। अब मौत के कुएं में क्या होता है, रस्सी तो होती नहीं है, ये बाहोट वाली जो क्या होती है, वो बनाया जाता है, क्या शैल बनाई जाती है। इस शैल को बड़ा मजबूत बनाया जाता है। अगर गलती से शैल हल्की हुई तो निश्चित रूप से ये जो हमारे पास mg cos थीटा है, इसके साथ में mv स्क्वायर ओवर r भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स होगा, दोनों एक तरफ होंगे, तो नो डाउट ये हो सकता है इसको तोड़ दें। इसलिए शैल को, इस खोखले गोले को बड़ा मजबूत बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना, दो ही इक्वेशन आप लोगों ने अगेन बनानी है। क्या mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर ओवर r, दोनों बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना है टेंशन के साथ। रस्सी, अगर मैं रस्सी में पकड़ के घुमा रहा हूं तब, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, इसी से क्लियर हो जाता है। अब इस पे एक्सट्रीम एंड पे जाकर के थीटा तो हो जाएगा मेरा कितना, 180 डिग्री डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये टेंशन जो है वो निश्चित रूप से बड़ी रहनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जीरो के। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगा देना है। क्या लगा देना है कि mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू t, और t मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन और जीरो। तो आप इसे लिख सकते हो, दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन और जीरो। mg cos थीटा cos 180 डिग्री हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, तो माइनस का mg हो जाएगा cos 180 लगाते, प्लस का mv स्क्वायर ओवर r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। बस ये कंडीशन लो और यहां से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। टॉपिक अभी आपके सिलेबस में यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा आगे एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें करने के लिए कुछ चीजें और भी हैं, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग देम राइट नाउ। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो आप यहां से कर सकते हैं। अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फिर चाहिए मेरे को कॉन्करेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट फिर चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट फिर चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में करनी है, तभी ये सब चीजें अच्छे से हो पाएंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगेन रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इनको बस एक बार से ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्पेशली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से होल्ड करते हैं, यानी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गवर्न करते हैं, मानते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो आगे अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर है तो निश्चित रूप से फंडामेंटल लॉज को ये मानेंगे। All the fundamental laws of physics can be expressed to have to same mathematical form in the all inertial frame of reference. The mechanical and optical experiment performed in an inertial frame, जितने भी experiments हम लोग करते हैं inertial frame में करते हैं, या ये कहेंगे कि हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं उस सिनेरियो को हम लोग क्या कहते हैं, उस सिनेरियो को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं सारी की सारी हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही कर रहे हैं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यानी इनर्शिया के लॉ को फॉलो नहीं करते, जो हमेशा एक्सेलरेटेड होते हैं। तो देखिए, सर्कुलर ट्रैक पर घूमने वाली अगर कोई बॉडी है तो चूंकि वो हर समय एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, तो वो हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ध्यान रहे, मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें कोई बॉडी घूम रही है तो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका हमेशा नॉन जीरो है, यानी एक्सेलरेशन फाइनाइट वैल्यू रखता है। और जब एक्सेलरेशन फाइनाइट वैल्यू रखता है तो ये वाली जो बॉडी है इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह से ही ट्रीट करेंगे। अब ये एक अलग बात है कि अगर इसी बॉडी के अंदर आप बैठे हुए हो, मान लीजिए कार है और कार आपकी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, आप उसके अंदर बैठे हुए हो, तो आपके लिए कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू कार। आपके और कार के बीच में तो जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो है,
तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो आप उसको इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर लोगे। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है और वो घूमती हुई कार को देखता है, तो एक्सीलरेटेड मोशन होने की वजह से वो हमारा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ये रहा, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है विच इज एक्सेलरेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। अब मैं यहां बाहर खड़ा हुआ था, इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड है, तो निश्चित रूप से ये मेरे पास नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो डियर स्टूडेंट्स न्यूटन लॉ इसमें नहीं लगते हैं, ये सबसे खास बात। जब न्यूटन लॉ नहीं लगते हैं तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ाई भी नहीं करते हैं, पढ़ाई भी हम लोग इन फ्रेम्स की बात में ही नहीं करेंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा न्यूमेरिकल और हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही लेकर के, और चीजों को देखते हैं। ये कहता है जी कि एग्जाम्पल नंबर 15 में ए ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज रेज्ड बाय 50 किलोग्राम मैन। एक 50 किलो का आदमी है और 25 किलोग्राम के मास को उठाता है इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर दे रखी है तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। दो तरीकों से उठाता है। व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन टू केसेस, दोनों केसेस में जो फ्लोर का रिएक्शन है वो क्या होगा ये बताना है। इफ द फ्लोर यील्ड टू नॉर्मल फोर्स 700 न्यूटन, यानी जो फ्लोर है वो लकड़ी की बनी हुई है और सिर्फ 700 न्यूटन का फोर्स ही टॉलरेट कर सकती है। 700 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर आपने लगाया फ्लोर के ऊपर वो टूट जाएगी, ऐसा है यील्ड का मतलब। Which mode should the man adopt to lift the block? ब्लॉक को उठाने के लिए आदमी को कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, वो ये आपसे पूछना चाहता है। लंबा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंफॉर्मेशन काफी देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, बाकी आंसर में कुछ नहीं है, 1 मिनट का भी आंसर ये नहीं है। जरा देखिए दो तरीके हैं बड़ा मजेदार से। एक तो उसने ऊपर पुली लगा रखी है तो पुली के साथ में उसको खींचता है, दूसरा वो सीधे सीधे खींच रहा है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए पुराने समय में किसी के यहाँ कुआं हो तो कुएं में से पानी खींचने का एक तो तरीका ये होता था, कन्वेंशनल तरीका होता था, इसमें आदमी जो है रस्सी से डाल करके बाल्टी से पानी निकालता था। नो डाउट ऐसी स्थिति में कई बार तो ये इसके अंदर गिर भी जाता था। फिर जब जैसे जैसे थोड़ा साइंस ने डेवलपमेंट किया, लोगों की समझ में चीजें आने लगी। देखिए जो आज हम लोग जितना मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब ये बिल्कुल अभी का है। अगर मैं अपने ही एज स्पान की बात करूं, नाउ आई एम अराउंड 45 इयर्स ओल्ड, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे की बात करता हूं तो जब मैं छोटा था, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो ये पुली वाला कॉन्सेप्ट जो पानी निकालने के लिए है रेयर मिलता था, सब लोग ऐसे ही पानी निकालते थे। लेकिन आज तो स्थिति है कुएं ही खत्म हो गए। हमने पहले हैंडपंप लगाना शुरू किया, हैंडपंप के बाद में मोटर लगाना शुरू किया, मोटर के बाद अब तो सबमर्सिबल डालते हैं। लेकिन बच्चों उसका दुष्परिणाम देखो, उसके हैजार्ड्स देखो। पहले हम लोग पूरे दिन में मुश्किल से 5 बाल्टी पानी खर्च करते थे कुएं से, वाटर लेवल बहुत ऊपर थी। जब हमने हैंडपंप यूज किया तो उस 5 बाल्टी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 20-30 बाल्टी में। 20-30 बाल्टी पानी हम लोग ऐसे ही फालतू में खर्च करने लगे क्योंकि हमारा श्रम कम लग रहा था। फिर जब हमने मोटर यूज करना शुरू कर दिया डियर स्टूडेंट्स, तो मोटर से वही जो 20-30 बाल्टी पानी हम यूज कर रहे थे हैंडपंप वाली, उन्हीं को हम लोग ले गए 70-80-100 बाल्टियों पे। हम लोगों ने वाटर का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जब से सबमर्सिबल लगे अब तो बुरा हाल है। आप सबमर्सिबल का स्विच ऑन करते हो और कब आप 500-400 बाल्टी पानी तो रोड पे ऐसे ही फैलाते हो। तो बच्चों ध्यान रहे, साइंस जो है वो आपके श्रम को कम करता है, बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि आप नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी करोगे। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी करोगे तो अगेन मैं अपनी ही हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। जब मैंने पहला मकान बनाया था तो जहां मेरा मकान है वहां निश्चित रूप से वाटर लेवल जो है वो 20 फीट पे 18 फीट पे था, यानी 18 फीट पे पानी था जमीन के अंदर, आराम से निकाल लेते थे। आज कितने दिन हुए हैं, नॉट मोर देन 22-24 ईयर्स। 24 ईयर्स में वाटर लेवल पता है कहां पहुंच गया? जो 18 फीट पे था वो अप्रोक्सीमेटली 100 फीट पे पहुंच गया। आप सोचिए अगर इसी तरह से 40 साल और तक चलता रहा तो दिल्ली में तो पानी मिलने वाला है नहीं। इतना कंजप्शन, इतने सबमर्सिबल, दुनिया भर की चीजें आप समझ लीजिए। तो डोंट मिसयूज देम। प्रकृति ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं यूज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, मिसयूज करने के लिए नहीं दिए हैं।
अब आपने एक डिपार्टमेंट खोल दिया वाटर कंजर्वेशन, दुनिया भर का पैसा आप खर्चे करने लगे। अरे भैया वाटर कंजर्वेशन तो आपने अपने घर से ही शुरू करना है, किसी मंत्रालय से शुरू नहीं होना डियर स्टूडेंट्स। तो पढ़ने लिखने का फायदा यह है कि आप इंटेलेक्चुअल बनिए, रिसोर्सेज का यूज कीजिए, मिसयूज को रोकिए, अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं मिसयूज हो रहा है तो उसको भी रोक दीजिए। चलते हुए खैर एक क्वेश्चन था फिजिक्स का छोटा सा, लेकिन जरूरी था कि मैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आपसे कुछ बोलूं, जरूरी है, वरना तो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशंस होंगी या जब मैं ही 90 साल का होऊंगा तब तक पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली फिर दोबारा एक तरीके से उजड़ चुकी होगी। और दिल्ली नहीं, गांव देहात का भी ऑलमोस्ट यही हाल है, वहां भी समरसेबल पहुंच गया डियर स्टूडेंट। समरसेबल पहुंच गया तो होता ही है कि एक बार अगर लाइट आ गई तो उसमें स्विच नहीं होता गांव के समरसेबल में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाइट आ गई तो समरसेबल ऑन, लाइट चली गई तो ऑफ। तो समझ लीजिए क्या हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का। इलेक्ट्रिसिटी का जो बर्बादी है वो तो ठीक है, वो तो आप देख ही रहे हो कितनी बर्बादी है, लेकिन वाटर तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। देखिए निश्चित रूप से जब हम लोगों ने प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, रिसोर्सेज को अल्टीमेटली खराब करना शुरू कर दिया, तो प्रकृति अपने आप को क्योर करने के लिए कोरोना जैसी चीजें लेके आएगी पक्का आएगी। तो थोड़ा सा इससे डरो, आप यूज करो, यूज करने के लिए चीजें आपको मिली है, मिसयूज मत करो चाहे वो कुछ भी है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में जो 50 केजी का पर्सन है उसका वेट नीचे काम करेगा और ये 25 किलोग्राम का अगर स्टेडी स्टेट से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन 0 से ये इसको ऊपर ले जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो 25 किलोग्राम का वेट है ये भी इसी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इस तरह से 50 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 ये फोर्स लगेगा किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। अब जरा इस स्थिति में देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, ये ऊपर की तरफ टेंशन और ये बंदा नीचे की तरफ खड़ा है 50 किलोग्राम का। नो डाउट इस 25 किलोग्राम को इस बंदे का जो 25 किलोग्राम है वो तो काउंटर करने में लग जाएगा, यानी ये 25 किलोग्राम को ऊपर उठाने के लिए इस बंदे को अपने वेट का एक तरीके से 25 किलोग्राम नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहां पर जो टेंशन आएगी वो आएगी 50 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। ये बच्चों तब की बात है जब मेरा दोनों ही केसेस में खींचने का एक्सेलरेशन 0 है। अगर उसने कभी झटके से खींचना शुरू कर दिया, झटके का मतलब चेंज इन वेलोसिटी के साथ खींचना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, तो नो डाउट यहां पे आपको 9.8 के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो भी एक्सेलरेशन आप लगा रहे हो ऐसे ही उसमें भी लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली दिस वे इज मोर सेफ, जो नीचे वाला फ्लोर है ये नहीं टूटेगा। ये कैलकुलेशन हमने करके दे रखी है, ये यहां पे प्लस वाली दे दी, 70 किलोग्राम वेट, 70 किलोग्राम वेट आ गया 735 न्यूटन। तो 735 न्यूटन क्योंकि बड़ा है 700 न्यूटन से, तो ऑब्वियसली ऐसी केस में ये वाला तो फ्लोर टूट ही जाना है, ये वाला फ्लोर हमारा बच जाएगा। ध्यान रहे दोनों ही केसेस में हमने एक्सेलरेशन 0 लिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 लिया है, हम झटके से नहीं खींच रहे हैं। तो अगर रस्सी कमजोर हो डियर स्टूडेंट तो कमजोर रस्सी पे आराम आराम से चढ़ना चाहिए। सीढ़ी कमजोर है तो आराम आराम से चढ़ना चाहिए बिना किसी एक्सेलरेशन के साथ, अदरवाइज तो सीढ़ियां टूट जाएंगी, रस्सी टूट जाएगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूं इस तरह से ये जो हमारा केस था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ कंक्लूड भी कर रखा है हमने लास्ट में। तो आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। एक इंफॉर्मेशन आपको और दे देना चाहता हूं, देखिए आपके ऐप में डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नोट्स जो है वो आ चुके हैं, या पहले से थे लेकिन पहले थोड़े बड़े थे, आप डाउनलोड करते थे तो बहुत बड़े बड़े पेजेस पे प्रिंट आउट को निकालना पड़ता था। तो अब जो है वो आप उसको डाउनलोड करके अपने प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से एमसीक्यू भी आ गए हैं। जो एमसीक्यू आप लोगों को टेस्ट में मिलते हैं वहां तो सिलेक्टेड मिलते हैं 20 या 25, लेकिन अब आपको पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट एमसीक्यू का पैकेज आपके ऐप के अंदर मिलेगा या मिलना शुरू हो गया है। तो आप जब संडे का टेस्ट होता है उससे पहले वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन हम लोग अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे,
सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, जब आपकी फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपेयर चल रही होगी या जब मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला होगा, तब हम दे देंगे मिड टर्म के क्वेश्चंस तक का सॉल्यूशन, जिससे कि आप इजीली उन चीजों को परस्यू कर सकें और एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकें। तो आई होप सो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लॉज ऑफ मोशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब इसका टेस्ट होना है, असाइनमेंट होना है, टेस्ट के बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है। अगेन आई वुड लाइक टू से, जब भी आपको कोई डाउट है आप सिंपली एक फोन कीजिए, फोन करके इंडिविजुअल टाइम आपको उसी समय मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो है 10-20 घंटे बाद मिलेगा, आधा घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको टाइम मिल जाएगा। तो आप आकर के जितने भी डाउट्स हैं उनको शेयर कर लीजिएगा। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी जगह पे है, मोबाइल फोन अपनी जगह पे है, लेकिन उन सबसे अच्छा है आप फेस टू फेस मास्क लगा के आइएगा, सैनिटाइज होकर के आइएगा, तो इजीली हम लोग बैठ करके उन चीजों को कर पाएंगे। जब तक 8-10 प्रॉब्लम इकट्ठी ना हो, 1-2 प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल बताइए, व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन कर लीजिए। जैसे ही 8-10 प्रॉब्लम आपकी इकट्ठी हो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू मे कम एनी टाइम। ओके, थैंक यू। आज की बात हम लोग यही खत्म करेंगे।